हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और आज हम निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ही सेशन में हमने परागण के बारे में पॉलिनेशन के बारे में समझ लिया था। और आज का टॉपिक है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो लैंगिक रूप से भिन्न दो जनन इकाइयाँ जैसे नर और मादा, तो जो निषेचन होता है वो किसके अंदर होता है, किसके बीच होता है? नर और मादा युग्मकों के बीच में होता है। इसलिए दो जनन इकाइयाँ मौजूद होनी चाहिए निषेचन के लिए। तो जब इन दोनों नर और मादा युग्मक आपस में समेकित होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो फ्यूज होने से फ्यूज होने की जो क्रिया है वो निषेचन ही कहलाती है। निषेचन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है निषेचन के बाद। और इस क्रिया में जो निम्न कितने प्रकार की होती है ये क्रिया, निषेचन की क्रिया, वो सब इस हम अब आगे पढ़ेंगे। तो निषेचन के बारे में समझ लिया कि वो नर और मादा दो युग्मक होते हैं। इन दोनों युग्मकों के समेकन से, फ्यूजन से, जो फ्यूजन करने की जो क्रिया है उसे हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। तो निषेचन की जो क्रिया है वो किस प्रकार होती है? तो पहला हेडिंग है परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पहले तो वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण होगा। और किस प्रकार होता है देखिए। परागण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण होना शुरू कर देते हैं। कुछ पौधों में तो ये वर्तिकाग्र पर पहुँचने तुरंत अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों में कुछ घंटों का समय के बाद, कुछ दिनों बाद ये अंकुरित हो पाते हैं। तो इसका परागण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण करना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। चिपचिपे वर्तिकाग्र पर जैसे ही वो चिपचिपे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जल, शर्करा और कार्बनिक अम्ल, तो कौन कौन सी चीज़ों को ये ग्रहण करते हैं परागकण? जल, शर्करा और कार्बनिक अम्लों का ये अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके ये फूल जाते हैं। और जैसे ही ये फूलते हैं तो फूलने के बाद क्या होता है कि इनका अंतःचोल, जो अंदर वाली जो लेयर है, बाह्यचोल, तो इर्रेगुलर होती है, ठीक है। और अंतःचोल जो होती है अंतःचोल जो होता है वो जनन छिद्र से बाहर की ओर वृद्धि करके एक नलिका बना लेते हैं, जिसे हमने पराग नलिका कहते हैं, पॉलन ट्यूब जिसे कहते हैं। तो जनन छिद्र से बाहर निकल आती है अंतःचोल और पराग नली का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी ये? पराग नली का निर्माण करेगी। वर्तिकाग्र पर स्रावित शर्करीय पदार्थ पराग नली को और अधिक परिवर्धन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सही है। तो वर्तिकाग्र पर जो शुगर निकल रही है, जल निकल रहा है, कार्बनिक अम्ल निकल रहे हैं, तो इनकी सहायता से जो ग्लूकोज का जो मटेरियल है, शर्करा का जो मटेरियल है, वो शर्करा पदार्थ पराग नलिका को और अधिक परिवर्धन के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। अब पराग नली में उतना विकास होने लगता है, उसमें परिवर्धन होने लगता है। तो ये क्या होता है, पराग नली कहाँ जाती है? वृद्धि करती हुई वर्तिकाग्र को भेदकर अंदर की तरफ घुस जाती है। जैसे कि ये चित्र दिखाया गया है, ये पराग नली जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। वर्तिकाग्र को पॉलन ट्यूब वर्तिकाग्र को भेदती हुई अंदर की तरफ जाना शुरू कर रही है। अंडाशय की ओर वृद्धि करने लगती है, सही है। पराग नलिका अपने साथ ट्यूब न्यूक्लियस और जनन केंद्रक भी ले जाती है। तो इसमें जो आगे वाला जो होता है उसको तो हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये आगे वाला जो होता है, ये रहा आगे वाला, ये जो होता है ये तो ट्यूब न्यूक्लियस होता है। और जो पीछे वाला जो है ये कहलाता है हमारा जनन केंद्रक। ट्यूब न्यूक्लियस विघटित हो जाता है, मतलब ट्यूब न्यूक्लियस तो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगता है। जनन केंद्र विभाजित होकर दो केंद्रक नर गैमीट या पुंग युग्मक बनाता है। तो नर गैमीट जो बनाता है, नर युग्मक जो बनाता है, वो कौन बनाता है? जनन केंद्र विभाजित होता है। और दो ये तो है, ये दो
ये दो जनन केंद्रक विभाजित होकर नर गैमीट या नर युग्मक बनाता है। तो यहाँ पर दो नर गैमीट बन गए, ये रहे दोनों नर गैमीट, दो नर गैमीट बन गए। कभी कभी जनन केंद्रक का विभाजन परागण से पूर्व हो जाता है। इस प्रकार कभी कभी ट्यूब न्यूक्लियस परागनलिका के परिवर्धन से पूर्व विघटित हो जाती है। तो परागनलिका बने उससे पहले भी विघटित हो सकती है ट्यूब न्यूक्लियस, लेकिन किसी में पदों में होती है। ऐसे ही जनन केंद्रक पहले वर्तिका पर पहुँचने से पहले ही दो नर युग्मों में बट जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसा भी किसी पौधे में होता है। लेकिन नॉर्मली जो होता है ट्यूब न्यूक्लियस परागनलिका जब वर्तिकाग्र के अंदर प्रवेश कर जाती है उसके बाद ट्यूब न्यूक्लियस डिजेनरेट होता है, और जनन केंद्रक भी बाद में ही ट्यूब न्यूक्लियस के विघटित होने के बाद ही दो नर युग्मकों में विभाजित होता है। दोनों नर युग्मक नर गैमीट परागनलिका के सिरे पर कोशिका द्रव्य में सन्निहित रहते हैं, अर्थात जो परागनलिका है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर ये मौजूद रहते हैं दोनों ट्यूब न्यूक्लियस। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है, इस चित्र में दिखाया गया है कि ये एक्साइन है और ये इंटाइन है। तो इंटाइन जो है जब ये पोलन गैस फूलने लगता है, जल शर्करा और कार्बनिक अम्लों को अवशोषित फूलने लगता है, तब इसके जो पोलन जो पोर हैं जन्म पोर से इंटाइन बाहर की तरफ आ जाती है, अंतःचूल अर्थात इंटाइन बाहर की तरफ आ जाती है। और इंटाइन के में साथ साथ में क्या आता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस ये दोनों बाहर की तरफ आ जाते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस धीरे धीरे जनरेट होने लगता है, जब वर्तिका के अंदर प्रवेश करता है तो ये ट्यूब न्यूक्लियस धीरे धीरे जनरेट होने लगता है, डिजेनरेट होने लगता है, और जो जनन केंद्रक है वो दो भागों में बट जाता है और विभाजित होकर दो मेल गैमीट बना लेता है, जैसे कि ये मेल गैमीट जो बनने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि बीजांड जो परागनली जो है वो परागनली बीजांड में प्रवेश करती है। यह बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो ये परागनली जो आ रही है ये बीजांड में प्रवेश करेगी। तो प्रवेश किस प्रकार करती है, किन किन विधियों से करती है। एक तो माइक्रोपाइल वाले क्षेत्र जो द्वार होता है उससे भी करती है, चैलेजा वाले से भी कर सकती है, और इंटेगुमेंट वाले से भी कर सकती है। चैलेजा वाले पोर्शन से भी कर सकती है और माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से भी कर सकती है। तो तीन तरीके से ये भ्रूणकोश में एंट्री करती है पोलन ट्यूब। तो किन किन विधियों से करती है इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो परागनलिका बीजांड में प्रवेश, ठीक है। अंडाशय के समीप पहुंचने पर परागनली की भित्ति से होकर बीजांड द्वार, सही है, माइक्रोपाइल की ओर वृद्धि करती है। बीजांड द्वार में से ये बीजांड में होती हुई अंत में भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। परागनली का बीजांड में प्रवेश तीन अलग अलग स्थानों से होता है। तीनों अलग स्थान दिखाए गए हैं, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीसोगैमी। तो जो माइक्रोपाइल की तरफ से अंडद्वारी प्रवेश या पोरोगैमी, जब परागनली का बीजांड द्वार में प्रवेश बीजांड द्वार में से होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, तब इस प्रकार के निषेचन को हम अंडद्वारी निषेचन या पोरोगैमिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परागनली का बीजांड में प्रवेश तीन अलग अलग स्थानों से होता है। पहला स्थान है अंडद्वारी प्रवेश में, पोरोगैमी में। तो जब माइक्रोपाइल वाले पोर्शन से प्रवेश करती है तब इसे अंडद्वारी निषेचन या पोरोगैमिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का निषेचन होता है, इसलिए ये जनरल निषेचन है। जब पूछा जाए कि सबसे अधिक निषेचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का पोरोगैमिक फर्टिलाइजेशन
और चैलेजोगेमी फर्टिलाइजेशन और मीजोगेमिक फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन जो है पोरोगेमिक फर्टिलाइजेशन नॉर्मल कंडीशन है, अधिकांश पौधों में इसी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। दूसरा आता है निभागी प्रवेश या चैलेजोगेमी। इसमें परागनली अंड द्वार की ओर से प्रवेश करने की बजाय कहाँ से करेगी, ये निभाग सिरे से या कैलेजर की टाइप की तरफ से ये प्रवेश करती है। इस प्रकार के निषेचन को हम इस प्रकार के निषेचन को हम क्या कहेंगे, निभागी निषेचन कहेंगे या चैलेजोगेमिक फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और ये किसी पौधे में होता है। कौन कौन से उदाहरण है इसके, आर्टिका, ओक और बेटुला, ओक और आर्टिका, ये 3 पौधे जो हैं उदाहरण हैं इसके निभागी प्रवेश के, चैलेजोगेमी प्रवेश के। इसमें क्या है कि पहले ये कहाँ चैलेजोगेमी में चैलेजा की साइड से एंट्री करी है इसने, तो ये चैलेजोगेमी हो गया। चैलेजा एंट्री करी और एंट्री के बाद ये अंड वाले स्थान पर आकर अंदर की तरफ चली गई, तो ये चैलेजोगेमी हो गई कंडीशन। अब कंडीशन आती है तीसरी, मध्य प्रवेश। मध्य प्रवेश में क्या होता है, मीजोगेमी जिसे कहते हैं, मध्य प्रवेश कहते हैं। जैसे कि इसमें मीजोगेमी दिखाया गया है। मीजोगेमी में इंटेगुमेंट वाले स्थान से परागनली अंदर प्रवेश करती है, तो इसे मध्य प्रवेश कहते हैं। किस में पाया जाता है, कुकुरबिटा में पाया जाता है। में परागनली अधावरणों इंटेगुमेंट से अधावरणों को भेजकर भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। इस प्रकार के निषेचन को मध्यमी निषेचन या मीजोगेमिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मध्यमी निषेचन या मीजोगेमिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के निषेचन हो गया, पोरोगेमिक फर्टिलाइजेशन, चैलेजोगेमिक फर्टिलाइजेशन और मीजोगेमिक फर्टिलाइजेशन। पोरोगेमिक फर्टिलाइजेशन में माइक्रोपाइल की ओर से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। चैलेजोगेमिक फर्टिलाइजेशन में चैलेजा की साइड से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। और मीजोगेमिक फर्टिलाइजेशन में इंटेगुमेंट की ओर से पोलन ट्यूब एंट्री करती है। अब देखिए परागनलिका वर्तिकाग्र से होकर भ्रूणकोश तक पहुंचने के लिए बीजांडकाय में से प्रवेश करती है। तो ये बीजांडकाय जो है इसके अंदर से प्रवेश करती है, न्यूक्लियस से प्रवेश करती है। ये निम्न 3 प्रकार से होती है, मतलब 3 प्रकार से ये अंदर जाती है। किस प्रकार से जाती है, पहला तो दिया हुआ है अंडकोश का एवं व एक सिनर्जेट के मध्य से। तो एक अंडकोश का है, तो अंडकोश का ये रही और सिनर्जेट्स ये रही। तो अंडकोश का और सिनर्जेट, तो एक अंडकोश का और एक सिनर्जेट, इन दोनों के बीच से होकर जाए, अगर यहाँ से जाए दोनों के बीच से, जैसे कि ए नंबर में दिखाया गया, एक सिनर्जेट और एक अंडकोशिका के मध्य से होकर प्रवेश कर सकती है। एक तो कंडीशन ये हो गई भ्रूणकोश की भित्ति एवं एक सिनर्जेट के मध्य से। अर्थात ये क्या है कि इसमें ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश में ये अंडकोशिका है, ये सिनर्जेट है। तो सिनर्जेट और भ्रूणकोश की भित्ति यहाँ से ये प्रवेश करना शुरू करे, इस जगह से जो भित्ति हो गई और जो सिनर्जेट हो गया, और सिनर्जेट और अंडकोशिका के भीतर से यहाँ से प्रवेश करे, तो इसे कहेंगे दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन में एक सिनर्जेट को भेद कर उसमें से प्रवेश करे, मतलब सिनर्जेट को ही भेद दे। जैसे कि अंडकोशिका हो गई और ये सिनर्जेट हो गया, ये सिनर्जेट हो गया। तो जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से प्रवेश करेगी, सिनर्जेट्स को भेद कर, सिनर्जेट को डायरेक्ट भेद कर ही प्रवेश कर जाए। ठीक है, या तो ये सिनर्जेट को भेद कर प्रवेश कर सकती है, या फिर अंडकोशिका और सिनर्जेट के मध्य से प्रवेश कर सकती है, या फिर ये सिनर्जेट हो गया और इसकी वाल वृद्धि हो गई, तो सिनर्जेट और वृद्धि में से जो भित्ति है भ्रूणकोश की उसके बीच से प्रवेश कर सकती है। तो ये 3 तरह
की सिनर्जिड और भित्ति के बीच में से प्रवेश कर सकती है, सिनर्जिड और अंडकोशिका के बीच से प्रवेश कर सकती है, और सिनर्जिड को भेद कर भी प्रवेश कर सकती है। 3 प्रकार से भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है परागनली। ठीक है, तो इस प्रकार परागनली का प्रवेश हो गया इसमें। और निषेचन में अंडाशय में कैसे निषेचन होता है, किस प्रकार पोलन ट्यूब अंदर की तरफ वृद्धि करती है, उसमें जेनरेटिव सेल्स में से 2 न्यूक्लियस 2 नर गैमेट बनते हैं। इसके बारे में हमने आज आपको बता दिया। तो निषेचन की क्रिया में पहला हेडिंग हो गया परागकणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण किस प्रकार होता है। अंकुरण में ट्यूब केंद्रक नष्ट हो जाता है और नष्ट हो जाता है, और क्या बचता है, जनन केंद्रक बचता है। और जनन केंद्रक 2 भागों में बट जाता है, 2 नर गैमीट में बट जाता है। परागनली जो है बीजाणु में प्रवेश करती है, 3 तरीके से करती है प्रवेश। एक तो पोरोगैमी, जिसे पोरोगैमी कहते हैं, पोरोगैमी के माध्यम से मतलब माइक्रोपाइल की सोर्स से प्रवेश करती है। चैलेजोगैमी अर्थात चैलेजा की साइड से प्रवेश करती है। मीजोगैमी अर्थात इंटरगुमेंट की साइड से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद जो भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी, तो भ्रूणकोश में भी 3 तरीके से प्रवेश करती है, अंडाशय और सिनर्जिड के मध्य से, सिनर्जिड और भ्रूणकोश भित्ति के मध्य से, और डायरेक्ट सिनर्जिड को भेद कर। 3 तरीके से ये प्रवेश करती है। तो इसी प्रकार आज का ये सेशन समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में आगे के बारे में बात करेंगे इसके बारे में। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गजकेसरी बायो क्लासेस के नाम से आ जाएगा, या फिर डॉक्टर नितिन वर्मा के नाम से आ जाएगा मेरा चैनल। और टेलीग्राम पर भी गजकेसरी बायो क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते, उसको भी ज्वाइन कर लें।